नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूँ कीर्ति और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। ये किताब जो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ, यह आपको आपके लक्ष्य बनाने, उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। तो पुस्तक का नाम है जीत आपकी, जो कि शिव खेड़ा जी ने लिखी है। तो शुरू करते हैं इसका चैप्टर नंबर 10, लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। अज्ञात के अनुसार जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतज़ार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस चैडविक कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थीं। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कपकपा देने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और वह न केवल सफल रही, बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। लक्ष्य क्यों जरूरी है? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश पर फोकस करेंगे तो कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में ऐसी ही ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर चैट एलिस से कहती है, जब तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है। तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। तब खेल का क्या होगा? अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह न जानते हो कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज़ नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। फिर वे जिंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? सपने। वॉशिंगटन इरविंग के अनुसार महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं।
सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं। चाहतें कमज़ोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती हैं: दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा। यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम: पहला, निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। दूसरा, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। तीसरा, पहले 2 बातों को रोज़ 2 बार पढ़ें। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? लॉयड जोन्स के अनुसार कुछ बेहतर की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की कई वजहें होती हैं, जैसे कि पहला, निराशावादी नज़रिया, संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। दूसरा, असफलता का डर, यह सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का न होना असफलता की ही निशानी है। तीसरा, सफलता का आतंक, खुद को कम करके आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। चौथा, अभिलाषा की कमी, यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसीलिए नहीं प्राप्त कर पाते कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई ही लेके घूमते हैं। यही बददिमागी है। पांचवा, अस्वीकार किए जाने का डर, इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे। छठा, टाल मटोल, कभी न कभी तो मैं अपना लक्ष्य तय करूँगा। इस सोच में महत्वाकांक्षा की कमी होती है। सातवां, घटिया दर्जे का आत्मसम्मान, इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। आठवां, लक्ष्य का महत्व न समझना, किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। नवा, लक्ष्य तय करने का तरीका न जानना, लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते। उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है ताकि वे एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल सकें। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज़ का एक टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान, कीमत, गंतव्य स्थान, यात्रा शुरू करने की तारीख, श्रेणी, टिकट समाप्ति की तारीख। अगर आप लोगों से जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहे तो वे शायद आपको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं। इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्य चुस्त होने चाहिए, यानी स्मार्ट। पहला एस, स्पेसिफिक यानी स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वज़न घटाना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लेते हैं, मैं 90 दिन में 10 पाउंड वज़न घटाऊंगा। दूसरा एम, मापा जा सके यानी मेजरेबल, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते।
मापना ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तरक्की पर नज़र रख सकते हैं। तीसरा, ए, हासिल करने की काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौती भरा है और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन न हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेगा। चौथा, आर, वास्तविक। एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। पाँचवा, टी, समयबद्ध। काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्यों की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। मसलन, पहला, कम समय सीमा 1 साल। दूसरा, मध्यम समय सीमा 3 साल। तीसरा, लंबी समय सीमा 5 साल। लक्ष्य 5 साल से भी ज़्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नज़रिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्यों को भूल जाते हैं। लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। जीन कार्डोन के अनुसार, जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ना आसान है। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तीलियां लगी होती हैं। पहला, पारिवारिक। हमारे प्रियजन ही हमारे जीने की और जीविका कमाने का मकसद है। दूसरा, आर्थिक। हमारा कैरियर और वे चीज़ें जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। तीसरा, शारीरिक। हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज़ का कोई मायने नहीं है। चौथा, मानसिक। हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। पांचवा, सामाजिक। हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा न किए जाने पर समाज टूटने लगता है। छठवां, आध्यात्मिक। हमारे जीवन मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। इनमें से कोई भी तीली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक तीली न रहे तो जीवन कैसा होगा। संतुलन। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाज़ा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की उस समय की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा थी। इन लोगों से ज़्यादा कौन जानता था कि जीविका कैसे कमाई जाती है और दौलत कैसे जोड़ी जाती है। अब आइए देखें 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। पहला, सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉप उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर वे दिवालिया होकर मर गए। दूसरा, सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हब्सन पागल हो गए। तीसरा, एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए। चौथा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हिटनी को जेल जाना पड़ा। पांचवा, राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट फॉल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सकें। छठवां, वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। सातवां, दुनिया की सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी के प्रेसिडेंट इवार क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। आठवां, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियान फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली। ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे, लेकिन यह भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसी ही कहानियाँ लोगों के मन में भ्रम डालती हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। इनकी समस्याओं की जड़ पैसा नहीं था। पैसा भूखे को खाना, गरीब को दवाई और ज़रूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी की बाकी 5 तीलियों की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया और यही उनके पतन का कारण बना। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए, एक वह जो हमें रोज़ी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मज़े की बात यह है
कि उनसे पूछने पर कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका जवाब होता है कि वे यह सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब हम घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं। 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। बड़े दुख की बात है। संख्या नहीं, गुण। आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ संख्या का नहीं बल्कि गुण का समय बिताना चाहिए। यानी अधिक समय नहीं बल्कि बेहतर समय बिताना चाहिए। जरा इसके बारे में सोच कर देखिए, क्या यह वास्तव में सही है? मान लीजिए कि आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए, जहां हाथ में सफ़ेद दस्ताने पहने बैरे, इंग्लैंड के बने कांटे चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुनहरी फ्रेम वाली मीनू उठाकर सीख पर भुने हुए चिकन का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर में बैरा बेहद लजीज चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता है। आप उसे खाते हैं और पूछते हैं, क्या इतना ही मिलेगा? बैरा जवाब देता है, संख्या से ज़्यादा महत्व गुण का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की ज़रूरत होती है। आप क्वालिटी टाइम पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वास्तविकता यह है कि ज़िंदगी के बेहतर पल ढेर सारे तजर्बे के बीच ही जन्म लेते हैं। बड़े लोगों से जब उनके बचपन की सबसे बेहतर यादों के बारे में पूछा जाता है तो वे उन लम्हों को याद करते हैं जब माँ ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक लाकर दिया था या उनके बीमार होने पर कोई कहानी पढ़कर सुनाई थी। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ बिताई गई दुनियादारी की ज़िंदगी के बीच ही वे कीमती पल भी आते हैं जब आपने आपस में हंसी मजाक किया होता है, एक दूसरे के एहसासों में भागीदारी की होती है। किसी ने मुस्कुराकर ठीक उस वक्त आपका उत्साह बढ़ाया होता है जब आपको उसकी बेहद ज़रूरत होती है, या किसी दोस्त ने आड़े वक्त में मदद की होती है। सेहत। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा। इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। सामाजिक दायित्व। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने सामाजिक दायित्वों को नज़रअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि किसी दिन खुद भी इस हालत के शिकार बन जाएंगे। अपने लक्ष्यों को जांचें, परखें। जो इंसान किसी चीज़ पर निशाना ही नहीं लगाता वह चूकेगा क्या? छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सकें, मगर असलियत से इतनी दूर भी न हो कि हम निराश हो जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। हर लक्ष्य इन पैमानों पर तौला जाना चाहिए। रोटरी क्लब के 4 सूत्रीय टेस्ट की तरह। पहला, क्या यह सच है? दूसरा, क्या यह सभी संबंधित लोगों के लिए निष्पक्ष है? तीसरा, क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी? चौथा, क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? पांचवा, क्या यह मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? छठवां, क्या मैं अपने आप को इसके लिए वचनबद्ध कर सकता हूँ? नीचे लिखे उदाहरण इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। पहला, अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनना है लेकिन जेब में पैसा न हो तो यह बिल्कुल साफ है कि यह व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों के साथ नहीं है। दूसरा, एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी सेहत और परिवार को खो देता है तो क्या उस धन की कोई कीमत है? तीसरा, कोई व्यक्ति नशीली दवाएं बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन फिर उसे बाकी ज़िंदगी कानून से भागते हुए बितानी पड़ेगी। इस तरह का व्यवहार गैर कानूनी, सामाजिक जिम्मेदारी से परे और मन की शांति तथा ख्याति को छीनने वाला होगा। ऊपर बताए गए 6 सवालों को कसौटी पर परखें और यह निश्चित कर लें कि उनमें आपस में तालमेल है। बिना कर्म के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्यों में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाते
तो इसका मतलब असफल होना नहीं है। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की ज़रूरत है। जैसे एक कैमरे को तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अर्ल नाइटिंगेल के अनुसार अपने ऊपर इस डर को कभी हावी न होने दें कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। वह समय किसी न किसी तरह बीत ही जाएगा, लेकिन हमें उस बीतने वाले समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों के बीच तालमेल होना चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। यह सफलता की ओर पहला कदम है। चांद बनने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। हेनरी फोर्ड के अनुसार बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर आपको दिखती हैं। इस दुनिया में हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य है और यह हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। किसी ऑर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही बाजा बजा रहा हो तो वह सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। डेनियल एच बर्नहम के अनुसार छोटी योजनाएं न बनाएं। उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ें और काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस भी बेकार होते हैं। चिंता गलत लक्ष्य बनाने की ओर ले जाती है। चिंतित आदमी उन बातों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें वह घटित होते नहीं देखना चाहता। सक्रियता का मतलब उपलब्धि नहीं है। अल्फ्रेड ए मोंटापर्ट के अनुसार सक्रियता को उपलब्धि मानने की भूल न करें। कठघोड़ा अपनी जगह पर लगातार चलता दिखता है लेकिन आगे जरा भी नहीं बढ़ता। सक्रियता और उपलब्धि में बहुत फ़र्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेब ने इस बात को भेड़ चाल वाले कैटरपिलर्स के साथ एक प्रयोग करके दिखाया। कैटरपिलर्स अपने सामने वाले की नकल करते हुए आंखें मूंद कर चलते हैं। फैब्रे ने उन्हें एक फूलदान के घेरे में इस तरह से रखा कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। फिर उसने चीड़ के कांटे जो कैटरपिलर का भोजन है उस फूलदान के बीच में रख दिए। कैटरपिलर्स उस फूलदान में एक घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार एक हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए, जबकि खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल भी मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था। पत्नी ने कहा, प्रिय, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठे तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, मगर हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। निरर्थक लक्ष्य। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ियों का इंतज़ार करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी आती वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस किसान ने जवाब दिया, सवाल यह नहीं है कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, बल्कि यह है कि अगर पकड़ पाएगा तो वह क्या करेगा। बहुत से लोग उस कुत्ते की तरह निरर्थक लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। कार्य योजना, एक्शन प्लान। जनरल जॉर्ज एस पैटन के अनुसार किसी अच्छी योजना पर फौरन अमल करना किसी हर लिहाज से दुरुस्त योजना पर अगले हफ्ते अमल करने से बेहतर है। पहला, सफलता को व्याख्यायित करें। आपके लिए इसका क्या मतलब है? दूसरा, आपको सफलता की ओर पहुंचा सकने वाले लक्ष्यों की लिस्ट बनाएं। ये लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? तीसरा, उन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें जिन्हें आप 1 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल में प्राप्त करना चाहते हैं।
हर लक्ष्य के लिए ऐसी छोटी छोटी, स्पष्ट और मापी जा सकने वाली कार्यवाहियों की लिस्ट बनाएं, जिन पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फौरन अमल करने जा रहे हैं। हर कार्यवाही के लिए निश्चित समय सीमा तय करें। एक जगह पर आप लक्ष्य लिखिए और लक्ष्य में आप डालेंगे 1 महीना, 1 साल, 3 साल और 5 साल। और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे तय तारीख तक लक्ष्य पाने के लिए ज़रूरी कार्यवाही। तो कीजिए इसे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 समाप्त होता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।